डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट विषय के विषय कोड 1002 में यूनिट नंबर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक का नंबर है 4.4.1 एंड 4.4.2 कोहेजिव एंड एडहेसिव फोर्स एज वेल एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। दो टॉपिक एक साथ ले रहे हैं, कोहेजिव एडहेसिव फोर्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट। कोहेजिव एडहेसिव फोर्स ससंजक एवं आसंजक बल, एंगल ऑफ कांटेक्ट स्पर्श कोण। सबसे पहले हम बात करते हैं कोहेजिव एंड एडहेसिव फोर्स की, ससंजक और आसंजक बल। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के अणु आपस में एक दूसरे पर बल लगाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, जिसे हम अंतर आणविक बल भी कहते हैं। अब यहाँ पर पहला बिंदु होता है, यदि एक ही पदार्थ के अणु आपस में दूसरे अणु पर बल लगाते हैं तो उसे ससंजक बल कहते हैं, कोहेजिव फोर्स कहते हैं। कोहेजिव फोर्स इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगेगा वह ससंजक बल कोहेजिव फोर्स कहलाएगा, जबकि विभिन्न प्रकार के पदार्थ के अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल है उसे आसंजक बल अर्थात एडहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स इज मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। एक मैं उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं। यदि मैं जल के ही दूसरे अणु पर अगर बल लगाता है तो उसे ससंजक बल अर्थात कोहेजिव फोर्स कहूँगा। लेकिन यदि जल का एक अणु कांच के एक अणु पर बल लगाता है तो उसे अपन आसंजक बल अर्थात एडहेसिव फोर्स कहेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप इन दोनों में अंतर भी यहाँ पर स्पष्टतया देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि ठोस में अंतराण्विक बल अधिक होता है, द्रव में अंतराण्विक बल अपेक्षाकृत कम होता है और गैस में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। तो गैसों में अंतराण्विक बल जो रहेंगे आपस में गैसीय के अणु के मध्य वो ससंजक बल कहलाएंगे। उनका मान कम होता है, इसलिए उनमें डिफ्यूजन अर्थात विसरण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जल और कांच की। जल के ही दो अणुओं के मध्य जो बल लगेगा उसे अपन ससंजक बल कह रहे हैं, और जल और कांच के अणु के मध्य जो बल लग रहा है उसे अपन आसंजक बल कह रहे हैं। आसंजक एडहेसिव, ससंजक कोहेजिव। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि किसी भी कांच की सतह पर अगर अपन जल रखें तो जल जो है वो कांच की सतह को भिगो देता है। मीन्स वाटर वेट्स द सरफेस ऑफ ग्लास। तो ऐसा क्यों है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जल के जो अणु है उनके मध्य जो ससंजक बल है उसका मान कम होता है जल और कांच के अणु के मध्य आसंजक बल की तुलना में। या यूँ कह सकते हैं कि जल और कांच के अणु के मध्य जो आसंजक बल है उसका मान अधिक होगा जल के अणु के मध्य सासंजक बल से। अतः जल का जो अणु होगा वह अगर एक तरफ उसके जल का अणु है और दूसरी तरफ कांच का अणु है तो वह कांच के अणु के साथ जाएगा क्योंकि आसंजक बल अधिक है। तो इसी स्थिति में यदि मैं द्रव को वापस जल को खाली करता हूँ उस कांच की सतह से तो भी कुछ अणु जो है वहाँ पर जल के वो कांच के साथ चिपके रहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जल जो है वह कांच की सतह को भिगो देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसंजक बल अधिक है जल और कांच के अणु के मध्य, किसकी तुलना में? जल के अणु पर जो आपस में ससंजक बल लग रहा है उसकी तुलना में। इसी के विपरीत अगर मैं देखता हूं कि पारा जो है, मरकरी जो कि लिक्विड है, वह यदि आप कांच की सतह पर रखते हैं तो आप देखेंगे कि वह कांच की सतह को नहीं भिगोता है।
मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पारे के अणुओं के मध्य जो ससंजक बल है, जो कोहेजिव फोर्स है, वह ज़्यादा होता है। अतः पारा का अणु कांच के अणु की तुलना में अपने पारे के ही दूसरे अणु के साथ जाना रहेगा, अर्थात वह उसी के साथ अटैच रहेगा। तो ऐसी स्थिति में पारे का जो अणु है वह कांच के अणु पर के कारण जो असंजक बल उस पर लग रहा है, उसकी तुलना में दूसरे पारे के अणु के कारण जो संसंजक बल लगेगा वह अधिक होगा और असंजक बल कम है। ऐसी स्थिति में पारा वो कांच की सतह को नहीं भिगो पाएगा। हम यूं कह दें कि पारे का एक अणु है, उसके एक तरफ यदि पारे का ही अणु हो और दूसरी तरफ कांच का अणु, तो इन दोनों में से कौन सा बल अधिक है? क्योंकि ससंजक बल अधिक है, अतः पारे का जो वह अणु है जिस पर कांच के अणु के कारण भी बल लग रहा है और पारे के दूसरे अणु के कारण भी बल लग रहा है, तो वह पारे के अणु के साथ ही रहेगा, क्योंकि ससंजक बल ज़्यादा है और कांच के कारण उस पर बल कम है। तो ऐसी स्थिति में पारे का जो अणु है वह कांच के साथ न रह करके पारे के ही दूसरे अणु के साथ रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि पारे के लिए ससंजक बल का मान अधिक होने के कारण पारा वह कांच की सतह को नहीं भिगो सकता है। मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस वेयरएज वाटर वेट्स द ग्लास सरफेस। अब हम बात कर सकते हैं पृष्ठ तनाव की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ तनाव के पीछे मूल कारण क्या है? अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो यहाँ पर ये द्रव की सतह आपको बताई गई है। इस द्रव की सतह पर 3 अणुओं की हमने बात की है। ये पहला अणु A, ये दूसरा अणु B और ये तीसरा अणु C। तीनों पर अंतर आणविक बलों की अपन आगे बात करेंगे। पहले कुछ परिभाषाएं अपन देख लें। आणविक परिसर, मॉलिक्यूलर रेंज, यह वह अधिकतम दूरी है जहां तक एक अणु किसी दूसरे अणु पर अंतर आणविक बल लगाता है। इट इज दैट मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल एक्सर्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑन द अदर मॉलिक्यूल। आणविक प्रभाव का गोला, स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस, यह एक काल्पनिक गोला है, एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसमें अणु को अपन ने केंद्र माना है और एक गोला खींचा है, और उस गोले की त्रिज्या आणविक परिसर अर्थात मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल होगी। अब आप देखिए पीछे, ये गोले को केंद्र माना अपन ने और ये जो एक गोला खींचना है, इस गोले को, इस अणु को केंद्र मानना है और एक गोला खींचना है। इस अणु को केंद्र मानते हुए एक गोला खींचा, गोले की त्रिज्या किसके बराबर हो? आणविक परिसर अर्थात मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर हो। तो ये जो गोला है ये कहलाता है स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस अर्थात आणविक प्रभाव का गोला। अब इसकी क्या विशेषता है ये हम यहाँ पर देख लें। यह जो अणु है A, इस अणु पर जो भी अन्य अणु द्रव के वो जो बल लगाएंगे वह केवल इसी स्फीयर के अंदर वाले होंगे, क्योंकि हमने आणविक परिसर की बात की है। मॉलिक्यूलर रेंज क्या है? अधिकतम दूरी जहां तक किसी एक अणु किसी दूसरे अणु पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर ये अणु जो है वह अगर इस पर प्रभाव डालता है तो ये अधिकतम दूरी है, तो ये मॉलिक्यूलर रेंज है। तो इसलिए इस गोले के अंदर के जो अणु है वही इस अणु पर, A अणु पर बल लगाएंगे। अन्य जो अणु द्रव का यहाँ कोई अगर अणु है तो वह A अणु पर कोई प्रभावी बल, इफेक्टिव फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो इस प्रकार से ये अपन ने आणविक प्रभाव का गोला, आणविक परिसर के बारे में बात की है। अब अपन द्रव के जो 3 अणु हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अणु A, अणु B और अणु C, मॉलिक्यूल A, मॉलिक्यूल B एंड मॉलिक्यूल C। सबसे पहले मॉलिक्यूल A अपन ले लेते हैं। उस पर, क्योंकि वह मॉलिक्यूल कहाँ पर है? द्रव के अंदर है। वह मॉलिक्यूल जो है वह द्रव के काफ़ी अंदर है, पृष्ठ सतह के काफ़ी अंदर है ये मॉलिक्यूल। अब इस पर जो बल लगेगा वो अन्य सभी अणुओं के कारण लगेगा। इस गोले के अंदर जितने भी द्रव के अणु हैं वो सब इस पर बल लगाएंगे। अब यहाँ जो अगर कोई अणु है तो वह जो बल इस पर लगाएगा उतना ही बल यहाँ जो अणु है वह इस पर लगाएगा, और दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत है। इसलिए ये दोनों अणु इस अणु पर जो बल लगाएंगे वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे।
परिणामी बल शून्य हो जाएगा। यही स्थिति इनके लिए भी रहेगी। यहाँ जो अणु है वह जो बल इस पर लगाएगा वही बल यहाँ स्थित अणु इस पर लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होने के कारण और परिमाण में बराबर होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो यही स्थिति बाकी सभी अणुओं के लिए रहेगी। अर्थात इस गोले के अंदर एक अणु ऐसा होगा वह इस अणु पर जो बल लगाएगा उतना ही बल कोई दूसरा अणु उस पर विपरीत दिशा में लगा देगा और ऐसी स्थिति में इस पर जो परिणामी बल होगा वह शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव की सतह के अंदर जो स्थित अणु हैं उन पर जो बल होगा अंतर आणविक बल वह शून्य होगा। ये अपन ने ए अणु की बात की। ए अणु, द्रव के अणु ए पर अन्य अणुओं के कारण परिणामी अंतर आणविक बल शून्य है। अब द्रव की सतह फिल्म की बात कर लेते हैं। उस पर अणु बी और अणु सी की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये अणु बी और ये अणु सी। ये अणु जो बी है ये द्रव की सतह के अंदर है, ठीक है। ये द्रव की सतह है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर एक वो खींच लूँ मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल डिस्टेंस ले लेता हूँ, तो ये अणु जो है उसको देखिए आप, ये द्रव की सतह के अंदर है, द्रव की सतह पर नहीं है, अंदर। यहाँ पर इस अणु पर बात करें तो ये बल, इस अणु के कारण बल और इस अणु के कारण बल तो परस्पर बराबर विपरीत दिशा में है और परिमाण में बराबर है, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इसी प्रकार से और भी कुछ अणु ऐसे हो सकते हैं। यहाँ जो अणु होगा वो जो जितना बल इस पर लगाएगा उतना ही बल यहाँ वाला अणु इस पर लगाएगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस भाग में देखिए, ये जो स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस है, जो आणविक प्रभाव का जो गोला है उसका ये जो भाग है इसमें द्रव के अणु स्थित नहीं, क्योंकि द्रव की मुख्य सतह फ्री सरफेस ये रही, तो यहाँ पर अणु नहीं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ जो अणु होगा वह जो अणु द्रव इसके अणु पर जो बल लगाएगा उसको कैंसिल करने वाला दूसरा बल इस पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ बल ऐसे होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से इस बी अणु पर द्रव की सतह पर अंदर की ओर यहाँ पर बल लगेगा, इस बी अणु पर अंदर की ओर बल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ए पर बल शून्य है लेकिन बी पर अंदर की ओर बल कर रहा है, ठीक है। अब सी अणु को ले लें। अब यहाँ से ये हो जाएगा कि बी और सी में किस पर बल ज़्यादा होगा, तो वो आप देख सकते हैं ये सी अणु है। अब ये सी अणु सतह पर है, ये इसका स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर इन्फ्लुएंस आणविक परिसर का गोला है, ठीक है। इसमें आधे भाग में द्रव के अणु है, शेष आधे भाग में द्रव के अणु नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये अणु जितना बल इस पर लगाएगा उतना ही ये अणु इस पर लगाएगा, दिशा विपरीत, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। लेकिन बाकी के द्रव के अणु ऐसा नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर परिणामी बल इस दिशा में हो, ये देख सकते हैं ये बल और इसको ये बल, ये दोनों का परिणाम इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकेंगे कि जितने भी परिणाम अणु होंगे जो सी पर बल लगाएंगे उन सब का जो है परिणामी बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वह अंदर की ओर होगा। और यहाँ पर हम बात करें कि सी के लिए अंतर आणविक बल जो अंदर की ओर होगा वो अधिकतम होगा बी की तुलना में। ए पर कोई अंतर आणविक बल नहीं, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं, बी पर अंदर की ओर फोर्स लगेगा, सी पर भी अंदर की ओर फोर्स लगेगा, लेकिन सी पर बल का मान अधिकतम होगा। तो ये आप देख सकते हैं द्रव के अणु ए पर अन्य अणुओं के कारण परिणामी अंतराणविक बल शून्य, द्रव की सतह फिल्म के अंदर द्रव के अणु बी पर नीचे की ओर बल लगेगा, इसी प्रकार से द्रव सतह पर स्थित द्रव के अणु सी पर नीचे की ओर अधिकतम बल लगेगा। अब द्रव के अंदर से अगर कोई अणु है उनको द्रव की सतह पर लाना है या सतह फिल्म में लाना है तो उसके लिए आपको ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और वह कार्य अणुओं की अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होंगी। कहने का मतलब ये है कि द्रव के जो सतह फिल्म के अंदर जो अणु है वहाँ अगर मुझे अणुओं की संख्या बढ़ानी है तो मुझे अंदर से अणु वहाँ पर लेके आने होंगे, और जब अंदर से अणु लेकर के वहाँ पर आऊँगा तो मुझे अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और वह कार्य अतिरिक्त स्थितिज ऊर्जा एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वहाँ पर जो है स्टोर हो जाएगी। किसी निकाय की स्थायी समय अवस्था हेतु उसकी स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम होना आवश्यक है। कोई भी सिस्टम हो हमारा, तो अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब हो सकती है? जबकि द्रव की सतह फिल्म में
अणुओं की संख्या न्यूनतम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सरफेस फिल्म शुड बी मिनिमम। अब क्योंकि सतह फिल्म की मोटाई जो है वह नियत है आणविक परिसर के तुल्य, अतः जो अणुओं की संख्या न्यूनतम तब होगी जबकि आयतन न्यूनतम होगा। आयतन न्यूनतम कब होगा सतह फिल्म का? जबकि क्योंकि मोटाई उसकी फिक्स है मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल। तो ऐसी स्थिति में जो फ्री सरफेस का एरिया है वह मिनिमम होना चाहिए। अब वापस से इसको देखें फिगर को हमारे, ये देखिए अगर यहाँ पर ये द्रव की सतह है, फ्री सरफेस है, इस ये यहाँ पर सतह फिल्म हो जाएगी। अगर मैं मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर यहाँ पर जो है लाइन खींच दूँ तो ये पूरी आपकी सतह द्रव की फ्री सरफेस हो जाएगी। ठीक है, इसको हम द्रव सतह कह देंगे। ठीक है, अब इसका एरिया मिनिमम होना चाहिए, इसका वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए। वॉल्यूम मिनिमम होने के लिए क्या होगा? क्योंकि थिकनेस फिक्स है इसलिए एरिया मिनिमम हो। एरिया मिनिमम होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम से कम हो। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम से कम होंगे तो उसके लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो वॉल्यूम कम मिनिमम होना चाहिए। वॉल्यूम मिनिमम तब हो सकता है जबकि सरफेस एरिया मिनिमम हो, क्योंकि थिकनेस उस सतह फिल्म की वह आणविक परिसर के अनुसार फिक्स है। अतः प्रत्येक द्रव्य जो है वो क्या करेगा? अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करेगा और यही गुण पृष्ठनाव कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपन पृष्ठनाव की व्याख्या कर सकते हैं अंतर आणविक बलों के आधार पर। अब हमें बात करनी है एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण की। स्पर्श कोण क्या होता है वो देखिए आप, जैसा कि यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। द्रव और ठोस के किसी संपर्क बिंदु से द्रव के किसी पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं ठोस के पृष्ठ के से द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। ये देखिए द्रव और ठोस के किसी संपर्क बिंदु, ये संपर्क बिंदु अपन ले लिया। ठीक है, द्रव के किसी पृष्ठ पर, ये द्रव का पृष्ठ, खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींचती। ठोस के पृष्ठ से द्रव के, ये ठोस का पृष्ठ है, द्रव के अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा। तो इन दोनों के मध्य जो कोण होगा वह स्पर्श कोण कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड एंड लिक्विड का कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, यहां से द्रव के पृष्ठ पर, ये द्रव का पृष्ठ है, यहां पर अपन ने स्पर्श रेखा खींच ली। फिर ठोस का पृष्ठ, ये रहा ठोस का पृष्ठ, द्रव के बाहर इधर हो जाते हैं, द्रव के अंदर इधर हो जाएंगे। तो द्रव ठोस के पृष्ठ से द्रव के अंदर की ओर, ठोस के पृष्ठ से द्रव के अंदर की ओर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, इनके मध्य जो कोण होंगे उसे स्पर्श कोण या एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ठीक है, यहां पर अपन देख सकते हैं ये ग्लास और वाटर, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर स्पर्श कोण का मान न्यून है। लेकिन अगर हम कांच और मरकरी की बात करें तो मरकरी की सतह यहाँ पर उत्तल होती है, कॉन्वेक्स। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले संपर्क बिंदु पर द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ये द्रव का पृष्ठ है, स्पर्श रेखा ये आएगी। और ठोस के पृष्ठ से द्रव के अंदर की ओर, तो ये रेखा, तो इनके बीच के कोण, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ये आपका ऑब्ट्यूज होगा, अर्थात अधिक कोण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कांच और पानी, इनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट स्पर्श कोण का मान न्यून होगा, जबकि कांच और मरकरी, इनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वह अधिक कोण होगा। सबसे पहले देखिए, ठोस द्रव युग्म के लिए स्पर्श कोण का मान ठोस एवं द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? पेयर के लिए, ठोस और द्रव का ये पेयर है, उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। तो अलग अलग जैसे ही अपन ठोस को चेंज करें या द्रव को चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा। तो यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ठोस द्रव युग्म के लिए स्पर्श कोण का मान ठोस एवं द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। कांच और जल, जैसा मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसके लिए स्पर्श कोण का मान बहुत ही कम होगा। और अगर मैं क्लीन ग्लास एंड प्योर वाटर की बात करूं, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा ग्लास और शुद्ध साफ सुथरा ग्लास एवं शुद्ध जल, तो उसके लिए स्पर्श कोण जो है वो 0 डिग्री होता है। लेकिन सामान्यतया हम बात करते हैं
ग्लास और जो अपना ऑर्डिनरी वाटर है तो उसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो एक्यूट होता है 8 से 10 डिग्री तक। कांच और पारे के लिए हम बात करते हैं तो स्पर्श कोण का मान जो है वो 135 डिग्री होता है, 135 डिग्री के अराउंड होता है। इसी प्रकार से चांदी और जल, चांदी ठोस हो गई और जल द्रव हो गए, तो इनके लिए स्पर्श कोण जो है वो 90 डिग्री होगा। किसी द्रव का अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो स्पर्श कोण का मान बढ़ेगा। द्रव में अगर घुलनशील अशुद्धि मिलाएंगे तो स्पर्श कोण का मान बढ़ेगा। लेकिन अघुलनशील अशुद्धि मिलाने पर, अगर घुलनशील अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि ऐसी है जो कि पूरी तरह से घुली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्पर्श कोण का मान कम हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु हमारे रहेंगे। ये देखिए, ठोस द्रव युग्म कांच और जल, स्पर्श कोण न्यून थीटा लेस देन 90। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की प्रकृति अवतल कॉनकेव, जैसा कि चित्र में बताया गया था पूर्व में। ये देखिए आप, ये अवतल प्रकृति है, ठीक है। और ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका ग्लास एंड वाटर के लिए एक्यूट। देखिए ग्लास एंड मरकरी के लिए ये कॉन्वेक्स सरफेस है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज। तो इस प्रकार से अपन ये चीज देख सकते हैं। कांच जल न्यून कोण थीटा लेस देन 90, स्पर्श कोण का मान न्यून रहेगा और द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की प्रकृति ऐसी स्थिति में अवतल रहती है। कांच और पारा, स्पर्श कोण का मान 90 से ज़्यादा अधिक कोण ऑब्ट्यूज रहेगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री और द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की प्रकृति जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसकी नेचर जो है वो कॉन्वेक्स तरह की होगी। चांदी और जल, सिल्वर एंड वाटर, इसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट स्पर्श कोण जो है वो 90 डिग्री होगा, समकोण। और द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की प्रकृति, जो जल की स्वतंत्र पृष्ठ प्रकृति होगी चांदी के बर्तन में, वह प्लेन होगी, समतल होगी। इस प्रकार से अपन स्पर्श कोण के द्वारा द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ की प्रकृति देख सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने दो टॉपिक की बात की है। एक तो आपका था ससंजक एवं आसंजक बल और दूसरा आपका स्पर्श कोण एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।